नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अभिषेक पांडे जी की रचना विधवा से शादी का पार्ट 3। कहानी आगे बढ़ाने से पहले प्राची के अतीत के पन्ने पढ़ लेते हैं, जिसने एक खूबसूरत और चंचल लड़की से उसकी खूबसूरती और उसकी मासूमियत छीन ली। शहर की सबसे बड़ी कोठी थी वीर सिंह राणा जी की। पूरे शहर में वीर जी का बोलबाला था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्राची था। दिखने में इतनी खूबसूरत और मासूम सा चेहरा कि हर कोई प्राची का दीवाना हो जाए। प्राची काफ़ी बोलती थी। प्राची की आवाज़ पूरी कोठी में सुनाई देती थी। प्राची अपने पापा की लाडली बेटी थी। आज तक प्राची ने अपने पापा का हर हुक्म खुशी खुशी माना था, लेकिन प्राची की ज़िंदगी बदलने वाली थी। प्राची को कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया था। अनुज एक शरीफ और ईमानदार लड़का था। कॉलेज में अनुज और प्राची का प्यार परवान चढ़ रहा था। वही वीर सिंह राणा जी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। प्राची की मां अवनी जी की एक दोस्त थी, निर्मला जी। निर्मला जी भी अपने बेटे रुद्र के लिए लड़की ढूंढ रही थी। अवनी जी ने निर्मला जी के घर रिश्ता भेज दिया। अगले दिन ही निर्मला जी का जवाब आ गया। उन्हें ये रिश्ता मंजूर था। वीर सिंह खुश थे इस रिश्ते से, क्योंकि निर्मला जी एक इज्जतदार औरत थी। वीर सिंह जी अमीरी और गरीबी में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन निर्मला जी के पति का शादी के बाद किसी दूसरी औरत से अफेयर था। निर्मला जी के गांव में इस बात को कोई नहीं जानता था, क्योंकि जब रुद्र 2 साल का था तब एक हादसे में निर्मला जी के पति का देहांत हो गया था। ये बात निर्मला जी के अलावा अवनी जी ही जानती थी। अवनी जी ने ये बात अपने पति वीर सिंह जी से छिपाई। जब प्राची को मालूम हुआ तो उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। अवनी जी और वीर सिंह जी काफ़ी हैरान थे। आखिर ऐसी क्या वजह जो लड़के को देखे बिना ही मना कर दिया। प्राची ने ये बात अनुज को बताई। जब अनुज घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में शोर शराबा हो रहा। पता किया तो मालूम चला कि अनुज के पापा और प्राची के पापा कट्टर दुश्मन हैं। दोनों ने प्यार किया था तो दोनों ने अपने प्यार का इजहार घर वालों के सामने किया। दोनों को थप्पड़ पड़े। वीर सिंह जी ने प्राची को कमरे में बंद कर दिया। अब प्राची का कॉलेज जाना बंद हो गया। अनुज के पापा ने अनुज का घर से निकलना बंद कर दिया। एक दिन दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के खत्म होते ही दोनों परिवार मंदिर में आ थमके। दोनों परिवार ने अपने बच्चों से अपना रिश्ता तोड़ दिया। उनके लिए उनके बच्चे उसी दिन मर चुके थे। दोनों ने शादी के बाद दूसरे शहर में जाने का फैसला किया। अब वो भी उसी शहर में था जहां रुद्र अपने परिवार के साथ रहता था। किस्मत का खेल तो देखो, दोनों शादी एक ही दिन हुई। अनुज काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। तब अनुज को मालूम चला कि अब उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अवनी जी आखिर थी तो माँ ही, कब तक नाराज रहती अपनी बेटी से। अवनी जी आती रहती थी प्राची से मिलने। जिस दिन बच्चे की डिलीवरी होनी थी उसी दिन टैक्सी वालों की हड़ताल थी। बस में भी काफ़ी भीड़ थी। अवनी जी ने कॉल में बताया कि प्राची की हालत काफ़ी नाजुक है। अनुज ने टिकट काउंटर से पता किया तो मालूम हुआ कि बस अभी जा रही है, उसमें जगह नहीं है। उसने अगली बस की टिकट अनुज को दे दी। अनुज परेशान खड़ा बस को निहारे जा रहा था। तभी अनुज को किसी की आवाज़ आई, भाई क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तो अनुज ने सारी सच्चाई उस अनजान को बताई। उस अनजान आदमी ने बताया कि उसे किसी काम से अभी जाना है, आप मेरा टिकट रख लो। दोनों ने टिकट अदला बदली कर दिए, लेकिन एक टिकट की वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला था। अनुज बस में जाकर बैठ गया। अनुज बहुत खुश था। वो दुआ कर रहा था, मेरी प्राची और मेरे बच्चों को बचा लेना। कुछ दूर चलते ही गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर खुद बाहर कूद पड़ा। बाकी सारे यात्री बस के साथ खाई में जा गिरे। उसी हादसे में अनुज की मौत हो गई। वो अनजान इंसान रुद्र था। अगर दोनों टिकट अदला बदली नहीं करते तो आज अनुज जिंदा होता।
वहीं अगर बोस नहीं बुलाते तो रुद्र जिंदा नहीं होता। प्राची को होश आया। उसने एक बेटे को जन्म दिया था। अवनी जी ने प्राची की हालत देखते हुए उसे अनुज के मौत के बारे में कुछ नहीं बताया। प्राची का ऑपरेशन डॉक्टर नेहा ने किया। ये नेहा रुद्र की बीवी थी जो खुद प्रेग्नेंट थी, मगर डॉक्टर की कमी होने की वजह से नेहा को मजबूरी में आना पड़ा। नेहा ने उस नन्हे लड़के को अवनी जी को दिया। मुबारक हो, आपको पोता हुआ है। प्राची ने हैरानी से पूछा, क्या आप भी प्रेग्नेंट है? नेहा ने खुशी से हामी भरी। जब अवनी जी कॉल में बात कर रही थी उसी वक्त प्राची ने सारी सच्चाई सुन ली। प्राची के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। प्राची की हालत भी बिगड़ रही थी। अवनी जी ने प्राची को समझाया कि उसे अब जीना होगा अपने बेटे के लिए, लेकिन प्राची ने अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद उठाने की सोची। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। प्राची ने वहाँ से बहुत दूर जाने का सोचा, जहाँ उसके अतीत का कोई लेना देना ना हो। प्राची सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। 22 साल की उम्र में विधवा होना बहुत दुख की बात थी। सलमा आपी ने प्राची को अपने घर सहारा दिया रहने के लिए। वही गांव के कुछ भूखे भेड़िए एक विधवा पर गंदी नज़र रखे हुए थे, लेकिन सलमा आपी की वजह से कोई निकट नहीं आता था। जैसे तैसे 4 साल गुजर गए। अब अविनाश भी थोड़ा बड़ा हो गया था। उसे स्कूल में भी डालना था। एक दिन गांव की ताई जी ने बताया कि एक बहुत बड़ा कढ़ाई और सिलाई का ऑर्डर है। तुम उस ऑर्डर को पूरा कर लो, वो तुम्हें अच्छे पैसे देंगे इसके। प्राची खुशी से सोचने लगती है कि अब अविनाश का अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। तभी ताईजी ने बताया कि दूसरे गांव में जाना होगा। प्राची को मजबूरी में जाना पड़ा। जब प्राची काम खत्म करके घर जा रही थी तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने प्राची का पीछा किया। प्राची भागते हुए एक गली में जाकर रुक गई। उन लड़कों ने प्राची को घेर दिया था। तभी वहां एक लड़का आया। उसने प्राची की जान बचा ली उन भूखे भेड़ियों से। ये भूखे भेड़िया आज हमारे समाज में हम लोगों के बीच किसी न किसी पे अपनी गंदी नज़र रखते हैं। प्राची की जान बचाने वाला लड़का रुद्र था। जब प्राची और रुद्र वहां से भाग रहे थे तभी किसी ने पीछे से उनके सर पर कुछ मारा। दोनों वहीं बेहोश हो गए। जब होश आया तो दोनों एक कमरे में बंद थे। प्राची सोच रही थी, कहीं सच में इस अनजान लड़के ने तो कुछ नहीं किया मेरे साथ। लेकिन न जाने क्यों प्राची को रुद्र पर विश्वास था। प्राची भी हैरान थी। मैं इस अनजान लड़की को नहीं जानती, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इस पर विश्वास करने को मन करता है। इस हादसे की वजह से प्राची की शादी एक अनजान शख्स से हो गई जिसे वो जानती भी नहीं। रुद्र सोच रहा था, अनुज के साथ जो हुआ वो एक हादसा था, किसी के साथ भी हो सकता था। वैसे भी मैंने तो मदद की थी अनुज की, लेकिन प्राची नहीं समझेगी इस बात को। आखिर वो अनुज से प्यार करती है। आज भी उसके दिल में अनुज के लिए प्रेम है। रुद्र घर की तरफ जाता है। वो पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि क्या उसे ये सच्चाई प्राची को बतानी चाहिए या नहीं। रुद्र घर पहुंचता है तो अविनाश रुद्र से लिपट जाता है। घर वालों के सिखाए जाने के बाद अविनाश रुद्र को पापा बोलने लगता है। ये बात प्राची को पसंद नहीं आती, लेकिन वो चुप रहती है। रुद्र सलमा आपी का दिया सामान प्राची को दे देता है। रुद्र दूसरे गांव जाने के लिए निकलता है। उसे महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। जब वो पीछे देखता तो पीछे कोई नहीं दिखता। रुद्र को लगा शायद कोई भ्रम हुआ है। रुद्र दूसरे गांव पहुंच जाता है लाखन से मिलने, जहां उसे मालूम होता है कि लाखन की पूरे गांव में बहुत चलती है। रुद्र को गांव में देखकर लाखन के आदमी उस पर हमला बोल देते हैं। रुद्र काफी जख्मी हो जाता है। लाखन उसे धमकी देता है कि अगर वो दोबारा इस गांव में आया तो ठीक नहीं होगा। जब प्राची को मालूम होता है कि रुद्र जख्मी हो रखा तो वो भागती हुई अस्पताल पहुंचती है। प्राची की आंखों में आंसू थे। प्राची भीगी हुई आंखों से बोलती है, कैसे हुआ ये सब? रुद्र झूठ बोलता है कि हल्का सा एक्सीडेंट हो गया। प्राची ने रुद्र की बहुत सेवा की, जिसे देखकर रुद्र के दिल में प्यार के बीज पनपने लगे। जब रुद्र ठीक हुआ तो उसने सलमा आपी को सारी बात बताई, कैसे लाखन के आदमियों ने
उस पर हमला किया। शर्मा आपी अपना सर पकड़कर बोलती है, किसने बोला था तुम्हें अकेले जाने को? वैसे एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। रुद्र खुशी से, कौन है वो? शर्मा आपी बोलती है, इमरान भाई तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उन्हें मालूम होगा कि लाखन ने ये सब किसके कहने पर किया। जब रुद्र शर्मा आपी के घर से निकलता है तो उसे महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे देखता है तो कोई नहीं दिखता। वो अब भागते हुए गया और आगे चलकर पेड़ के पीछे छिप गया। रुद्र ने देखा कोई गांव का ग्वाला उसका पीछा कर रहा। रुद्र ने उसका गला पकड़ लिया। कौन हो तुम? उस ग्वाला ने माफी मांगी। मुझे मत मारो, रुद्र ने गुस्से में पूछा। कौन हो तुम? ग्वाला डरकर बोलता है, शर्मा आपी ने आपके ऊपर नजर रखने को बोला है। रुद्र उसे छोड़ देता है। आखिर शर्मा आपी मेरे ऊपर नजर रखने को क्यों बोल रही है? रुद्र काफी परेशान था। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैं तो शर्मा आपी को प्राची की वजह से जानता हूँ। मैं तो इस गांव में अभी कुछ महीने पहले ही आया हूँ, तो किसी को ठीक से जानता भी नहीं। घर पहुंचकर रुद्र प्राची को इधर उधर देखता है, मगर प्राची कहीं नहीं दिखती। जब वो किचन की तरफ जाता है तो वो देखता है कि प्राची रो रही। रुद्र प्राची को कमरे में ले जाता है और पूछता है, क्या हुआ प्राची? प्राची बताती है, मुझे अपने मम्मी और पापा की याद आ रही। रुद्र हल्की आवाज में बोलता है, तो मिल लो उनसे। प्राची बताती है कि वो नाराज है मुझसे। रुद्र बोलता है, क्योंकि तुमने अपनी पसंद की शादी की थी। प्राची हैरानी से रुद्र को देखती है। तुम्हें कैसे पता? रुद्र बोलता है, शर्मा आपी ने बताया। प्राची नजर झुकाकर सब कुछ बताया। रुद्र थोड़ा संजीदा होते हुए पूछता है, तुम शर्मा आपी को कब से जानती हो? प्राची रुद्र को हैरानी से देखती है। क्यों पूछ रहे? रुद्र दरवाजा बंद करता है और चटकनी भी लगा देता है ताकि कोई उनकी बात नहीं सुने। प्राची हकलाते हुए, रुद्र आप ये क्या कर रहे हैं? मैं हल्ला करूंगी। रुद्र हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मेरी अम्मा चुप हो जाओ, ये वक्त रोमांटिक होने का नहीं है। प्राची मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखती है। प्राची हल्की आवाज में बोलती है, तो क्या बात करनी है मुझसे? रुद्र प्राची को सारी सच्चाई बताती है। प्राची मुंह में हाथ रखती है और बोलती है, इतना कुछ हो गया और तुम अब बता रहे हो मुझे? रुद्र बोलता है, शर्मा आपी ने मना किया था, लेकिन आज उन्होंने एक आदमी को भेजा था मेरे ऊपर नजर रखने को। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। प्राची बताती है, मुझे भी यहाँ 4 साल हो गए और शर्मा आपी को भी तब से जानती हूँ। बहुत अच्छी औरत है वो, अपनी बेटी की तरह प्यार करती है मुझे। रुद्र ने प्राची से पूछा, क्या तुम किसी इमरान भाई को जानती हो? प्राची ने बताया, हाँ, शर्मा आपी के मुंह से बहुत बार सुना है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे? क्या काम है तुम्हें उनसे? रुद्र बोलता है, शर्मा आपी ने बताया कि वो मेरी मदद करेंगे। रुद्र को अब किसी पर विश्वास नहीं था। अब वो हर कदम फूक फूक कर रखना चाहता था। रुद्र दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी मामी जी, रुद्र और प्राची। तुम दोनों दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे? रुद्र लगता है प्राची की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है तुझे। मुझे नहीं पता था तू नेहा को इतनी जल्दी भूल जाएगा। रुद्र संजीता होते हुए बोलता है, नेहा मेरी जिंदगी है, उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये बोलते ही रुद्र वहां से चला जाता है। प्राची भी अपने पति को याद करती है, काश आज तुम जिंदा होते तो हम अपना एक प्यारा सा आशियाना बसा देते जहां हम तीनों साथ होते, एक परिवार की तरह। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग जरूर देखें। धन्यवाद।